ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। चांदी, सोना, प्लेटिनम। ये क्वेश्चन अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पढ़े हैं तो हमको गाली देने के अलावे और कुछ नहीं कीजिएगा। जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े हैं एक टाइप कीजिए, और जो नहीं पढ़े हैं कभी दो टाइप कीजिए। नहीं पढ़े हैं चला तो रिएक्टिविटी सीरीज पे एक वीडियो हम छोटा सा ले आएंगे। बता अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा बॉर्डर लाइन तत्व है। देख लो चला, ई अगर पीरियोडिक टेबल है, जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए। ये धातु है, ई अधातु है, ई मेरी जाने मोहब्बत ये उपधातु है। उपधातु है, यही बॉर्डर लाइन तत्व है। इसको हम लोग जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरी जान, इसको हम लोग कहते हैं जिगजैग लाइन, या इसी को हम लोग बॉर्डर लाइन तत्व भी कहते हैं, बॉर्डर लाइन तत्व भी कहते हैं। और इस पर कौन कौन है, इस पर 7 तत्व है। 7 कौन कौन है, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरिमीन है, पोलिनियम है। देख लो 7 को हुआ, 3 2 5 2 7, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरिमीन और पोलिनियम। बताओ आंसर क्या हो जाएगा। इसको हम बॉर्डर लाइन तत्व भी कहते हैं और ये उपधातु है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरिमीन और पोलिनियम। बता आंसर जल्दी से, कौन सा बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। पोलिनियम तो है, सिलिकॉन भी है, बोरोन भी है, बिस्मत नहीं है। आंसर जल्दी से लिख लो, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूमिन और पोलिनियम। इसका काम क्या है, जो बॉर्डर लाइन है इसका काम है चला धातु और अधातु को अलग करना। धातु और अधातु को क्या कर देना, अलग करना। ये धातु और अधातु को क्या करता है, अलग करता है। और इस पर तत्वों की संख्या 7 है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरिमीन और पोलिनियम। अगला प्रश्न जल्दी से लिखो, इधर धातु इधर अधातु, बीच में बॉर्डर लाइन है, जिगजैग लाइन बॉर्डर लाइन तत्व कहते हैं जिस पर उपधातु होता है। इसकी संख्या 7 है। अगला इत बना देगा, पीरियोडिक टेबल के कुछ क्वेश्चंस हैं, गौर फरमाइएगा, जो एकदम इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछवे करता है। चला कहते हैं तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर कौन सजाया था, मेंडलीफ ने सजाया था। अलेक्जेंडर रीना न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। अष्टक नियम जो है इन्होंने ही दिया था। अष्टक नियम सबको पता होगा, इन्होंने दिया था। डोबेरिनर ने तिर्यक नियम दिया था, कहा था दूसरे तत्व का द्रव्यमान पहले और तीसरे के औसत के बराबर होगा। डाल्टन ने कहा था परमाणु जो है, परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य है, परमाणु जो है वो अविभाज्य है। अब मोसले ने सजाया था, मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया, परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। चलो एक क्वेश्चन हम तुमको देते हैं, आवर्त सारणी पहली बार कौन बनाया था। आवर्त सारणी किसने बनाया। एक ऑप्शन है तुम्हारा मेंडलीफ, एक ऑप्शन है तुम्हारा मेंडलीफ और दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा मोसले। अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर, मेंडलीफ या मोसले। आवर्त सारणी किसने बनाया था, मेंडलीफ ने बनाया या मोसले ने बनाया, किसने बनाया जल्दी बताओ। पहली बार जो आवर्त सारणी बनाया था वो मेंडलीफ ने बनाया था और आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने बनाया था। पहली बार जो सारणी बनाया वो मेंडलीफ ने बनाया, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने बनाया था। परमाणु अविभाज्य है ये डाल्टन ने कहा था, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया, डेबोरिनर ने तिर्यक नियम दिया। आवर्त सारणी पहली बार मेंडलीफ ने बनाया, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने बनाया। आधुनिक आवर्त सारणी चला किसने बनाया, मोसले ने। परमाणु संख्या के आधार पर, किसके आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर। अगला जल्दी बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। एकदम सुपर फास्ट है चला, इस सब तुमको आता होगा, वहां भी आई क्वेश्चन है। पीतल किसका किसका मिश्रण है, जल्दी बता। पीतल जो है चला किसका किसका मिश्रण है, सबको पता होगा, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। एगो शोल्डर भी याद रखना, शोल्डर या टांका या रांगा कहते हैं इसको, शोल्डर या टांका या रांगा कहते हैं। ये सीसा और टीन का मिश्रण है, शोल्डर, सीसा, टांका या रांगा कहते हैं इसको। फ्यूज भी चला, फ्यूज भी जो है ये सीसा और टीन का मिश्रण होता है। इसको याद कर लेना, इसमें 2-4 गो है जिसको एकदम रट्टा मार लेना चला। शोल्डर सीसा और टीन का मिश्रण है, फ्यूज सीसा और टीन का मिश्रण है, पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण है। चलिए लिख, जो इंपॉर्टेंट है चला हम वही लिख रहे हैं। एल्युमिनियम का एकमात्र है क्रायोलाइट जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैग्नीशियम रिबन जब वायु में जलता है तो क्या देता है, जल्दी बता। मैग्नीशियम रिबन जब वायु में जलता है तो क्या देता है। मैग्नीशियम रिबन की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम जब वायु में जलेगा तो ये दे देगा MgO प्लस, MgO का आविष्कार करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड।
मैग्नीशियम ऑक्साइड, कहता मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऊष्मा, मैग्नीशियम ऑक्साइड जल और प्रकाश, मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऊष्मा, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश, मैग्नीशियम ऑक्साइड जल और ऊष्मा। जल्दी बता क्या देगा। व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 82। मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है और साथ में ये ऊष्मा और प्रकाश देता है, साथ में ये ऊष्मा और प्रकाश देता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, MgOH हॉल 2 के बारे में पूछता है। इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और इसको हम लोग एंटा एसिड के नाम से भी जानते हैं, प्रति अम्ल के नाम से भी जानते हैं। एंटा एसिड कह दो या प्रति अम्ल कह दो, जितना हम लोग डाइजीन एसिलॉक खाते हैं सब में यही रहता है। एंटा एसिड कह दो या प्रति अम्ल कह दो। मैग्नीशियम के रिबन को जब आप जलाइएगा तो MgO प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश निकलेगा। आंसर बता दो, C4 कैट इज द राइट आंसर। MgOH हॉल 2 को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटा एसिड या प्रति अम्ल के नाम से जानते हैं। कार्य चला दम तोड़ देगा का। अरे चला, प्रण करो कि हम कलम की ताकत से खुद की दुनिया बदल लेंगे। प्रण करो चला कि हम लोग किसान के बच्चे थे चला, और आज जिस गाड़ी में चाहेंगे उस गाड़ी में घूम सकते हैं, सिर्फ इसकी बदौलत। इसलिए मेरे दोस्त, प्रण करो कि खुद की दुनिया बदलेंगे। और जब 15 घंटा पढ़ते थे चला, तो पेशेंस को अपने साथ गले में लगा लिए थे। एक ही दिमाग में एडजस्ट था कि पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई विकल्प है नहीं मेरे पास, तो यही काम करना है। यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है, उसे बुझाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका ऑक्सीजन का संपर्क हटा दो। ऑक्सीजन से संपर्क हटा दो, आग अपने आप बुझ जाएगा। कपड़ों पे पानी डालें, अग्निशामक का उपयोग, व्यक्ति को ऊनी कंबल से ढक दें। तुरंत अग्निशामक कहां लगाए, कपड़ों को में आग लगी बुझाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है तुरंत उसको ऊनी कंबल से ढक दें। ऑक्सीजन का संपर्क खत्म, आग खत्म। अग्निशामक का उपयोग करके आप आग बुझाइएगा, बहुत लेट लग जाएगा। फिर कहता व्यक्ति को पॉलीथीन की चादर में ना, भयानक गड़बड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में उच्चतम ज्वलन ताप अपेक्षित है। किसमें वो उच्चतम ज्वलन ताप? जल्दी आग लगेगा। उच्चतम ज्वलन ताप का मतलब जल्दी आग लगेगा। जल्दी से बता दो किसमें? मिट्टी का तेल में, कोयला में, पेट्रोल में, अल्कोहल में। व्हाट इज द आंसर? किसमें चला एकदम जल्दी जल्दी आग लग जाएगा? जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। किसमें कहता, किस पदार्थ में उच्चतम ज्वलन ताप अपेक्षित है? मतलब उच्चतम ज्वलन ताप का यहां चला मतलब यह है, उच्चतम ज्वलन ताप का मतलब अधिक ऊष्मा से है, अधिक ऊष्मा से है। फ्लैश पॉइंट होता है जल्दी आग लगने वाला। तो बता दो जल्दी, सबसे ज्यादा ऊष्मा देगा कोयला में। सबसे ज्यादा ऊष्मा अगर कहीं देगा, पेट्रोल डीजल में आग लगाने से नहीं देगा, कोयला में आग लगेगा, सबसे ज्यादा ऊष्मा आपको प्रदान करेगा। आंसर क्या हो जाएगा बता? C4 कैट। बताओ, प्रदूषण रहित कौन है? एक ऑप्शन है CH4, दूसरा ऑप्शन है H2, और तीसरा ऑप्शन है आपका LPG। चलो LPG, बताओ आंसर क्या होगा? प्रदूषण रहित कौन है? CH4 के, H2 के, LPG। व्हाट इज द आंसर? प्रदूषण रहित कौन है? CH4 के, LPG, CH4 के, H2 की, LPG। देखो सबसे कम प्रदूषण हाइड्रोजन गैस में होगा, और कहेगा प्रयोग में लाया जाता है और सबसे कम प्रदूषण, तब CNG मारना, क्योंकि H2 को प्रयोग में नहीं लाते हैं। प्रयोग में लाया जाता है सबसे कम प्रदूषण, तब CNG मारना, क्योंकि प्रयोग में CNG ही लाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पेट्रोल के साथ कारों के ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? पेट्रोल के साथ कारों के ईंधन के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग करते हैं? पेट्रोल के साथ इथेनॉल का, इथेनॉल का प्रयोग करते हैं चला ईंधन के रूप में। जल्दी से लिख लो, पेट्रोल के साथ किसका प्रयोग करते हैं मेरी जान? इथेनॉल का। ब्यूटेन, LPG का मुख्य घटक, LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन है। मीथेन याद रखना CNG का, और बायोगैस का मुख्य घटक जो है, CNG और बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो कौन है? मीथेन। और इथेनॉल जो बनता है कौन विधि द्वारा बनता है? ये किण्वन विधि द्वारा बनता है। देख लो, कहते हैं मीथेन CNG और बायोगैस का मुख्य घटक है, LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन है, इथेनॉल किण्वन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। इथेनॉल जो है किण्वन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ब्यूटेन LPG का मुख्य घटक है, मीथेन CNG और बायोगैस का मुख्य घटक है।
अगला, रसोई गैस के रिसाव को आसानी से पता लगाने के लिए इथाइल मरकेप्टेन का प्रयोग करते हैं। इथाइल मरकेप्टेन। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है मरकेप्टेन किसका यौगिक है? मरकेप्टेन सल्फर का यौगिक है। मरकेप्टेन जो है ये सल्फर का यौगिक है। चूंकि एलपीजी गैस, रसोई गैस के रूप में हम लोग एलपीजी का यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसका मुख्य घटक ब्यूटेन है। और चला अगर कह देगा वो किसका यौगिक, उसमें गंध होता है तो कहेंगे एकदम नहीं होता। उसमें गंध के लिए क्या मिलाते हैं? इथाइल मरकेप्टेन मिलाते हैं, जो किसका यौगिक है? सल्फर का। ये क्वेश्चन कभी कोई पूछता है टेफ्लॉन जो है ये किसका यौगिक है? एक ऑप्शन देगा सल्फर और दूसरा ऑप्शन देगा फ्लोरीन। बताओ तो आंसर क्या होगा? एक ऑप्शन देगा सल्फर, एक देगा फ्लोरीन। टेफ्लॉन किसका यौगिक है? जैसे मरकेप्टेन सल्फर का यौगिक है, वैसे टेफ्लॉन की अगर बात करें तो ये किसका यौगिक? टेफ्लॉन बर्तनों पर न चिपकने वाला परत इसी का होता है। और ये फ्लोरीन का यौगिक है। किसका यौगिक है मेरी जान? फ्लोरीन का यौगिक है। कहता है कोयला के किस किस्म में कार्बन सर्वाधिक होता है? ये ध्यान रखना मेरी जाने मोहब्बत। एंथ्रासाइट ए से शुरू होता है, बिटुमिनस बी से, लिग्नाइट एल से, पीट पी से। प्रतिशत कार्बन अगर कह देगा तो अल्फाबेटिकल सजा दो। ए सबसे पहले, उसके बाद बी, उसके बाद ए के बाद बी सबसे ज्यादा ए में, उससे कम बी में, एल एम एन ओ पी क्यू उससे कम एल में, और उससे कम पी में। तो प्रतिशत कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा एंथ्रासाइड, उससे कम बिटुमिनस, उससे कम लिग्नाइट, उससे कम पी। तुम देखो अल्फाबेटिकल है, ए बी एल पी। आंसर बता। सबसे अधिक ऊष्मा भी देगा जो जिसमें सबसे अधिक कार्बन होगा। ये भी ध्यान रखना, सबसे अधिक ऊष्मा अल्फाबेटिकल चला सजा देना है। ऊष्मा का क्रम, ऊष्मा का क्रम जो है सबसे ज्यादा एंथ्रासाइड, उससे कम बिटुमिनस। आंसर बता। कोयला के किस किस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है कार्बन? एंथ्रासाइड इज द राइट आंसर। सबसे कम कहता था पीट में। सबसे ज्यादा धुआं कौन देगा? पीट। सबसे कम धुआं कौन देगा? एंथ्रासाइड। सबसे अधिक ऊष्मा कौन देगा? एंथ्रासाइड। जो सबसे अधिक ऊष्मा देगा वो सबसे कम धुआं देगा। आंसर तुझे पाना है। एलपीजी सीएनजी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चला बढ़िया देख लो। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है, सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है। कहते हैं एलपीजी सीएनजी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सीएनजी एलपीजी पाइप द्वारा घरों में पहुंचाया जा सकता है, एकदम गलत है। एलपीजी तो कहीं कहीं पहुंचाया भी जा रहा है, सीएनजी नहीं पहुंचाया जा रहा है। सीएनजी एलपीजी कार्बन के कण नहीं होते हैं। बाकी सब सही है। चला ए टू जेड बाकी सही है। कण नहीं होते हैं, कार्बन घुला हुआ होता है। बता। कहते हैं जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है? तो हम देखो एकदम आराम से कहते हैं ऊर्जा का स्रोत जो है, ये जो ऊर्जा का स्रोत है ये नष्ट होने वाला है। और जो नष्ट होने वाला है वो अनवीनीकरणीय है। अनवीनीकरणीय है, या यूं कहें कि परंपरागत है। परंपरागत है। तो अब बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? समाप्य और गैर नवीनीकरणीय। इसका हम अगला क्वेश्चन में भी डिटेल बता देंगे तुमको इसी का। जो नष्ट होने वाला है अनवीनीकरणीय, जितना भी परंपरागत स्रोत है वो सब नष्ट होने वाला है, जितना परंपरागत है। तो उसी को हम लोग गैर नवीनीकरणीय या समाप्य स्रोत कहते हैं। जो अनवीनीकरणीय, जो परंपरागत है वो सब अब नष्ट होने वाला है, कोयला पेट्रोल इत्यादि। अगले क्वेश्चन में इसको और बढ़िया से एक्सप्लेन करने वाले हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यार बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? सीधी बात नो बकवास, सिर्फ कंटेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? तो मेरे दोस्त ऊर्जा की का जो स्रोत है वो दो प्रकार का है। एक है पारंपरिक, एक है पारंपरिक, और एक है मेरी जान गैर पारंपरिक। गैर पारंपरिक। तो जो पारंपरिक है और एक है गैर पारंपरिक, ध्यान देना। हमने कहा एक है मेरी जान पारंपरिक और एक है क्या? गैर पारंपरिक। तो देखो पारंपरिक जो होता है इसको, पारंपरिक को हम लोग अनवीन कहते हैं। अनवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। और गैर पारंपरिक को कहते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। इसका एग्जाम्पल अगर हम लें, इसको अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो जो समाप्त होने वाला है, जो समाप्त होगा और जो समाप्त नहीं होगा, ध्यान से समझ लो इसको।
जो समाप्त नहीं होगा। आज के बाद इसमें आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। कहते हैं पारंपरिक और अनवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो समाप्त होगा, जो पारंपरिक, जो पुराना है, जो समाप्त होने वाला है। गैर पारंपरिक या नवीनीकरणीय जो हम लोग नया खोजे हैं, जो समाप्त कभी नहीं होगा। तो अब बता दीजिए जल्दी से, निम्नलिखित में से गैर पारंपरिक मतलब नवीन, जो समाप्त नहीं होगा। तो जो समाप्त नहीं होगा एक है सौर ऊर्जा, इज द राइट आंसर। अगर आपको कहेगा प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत कौन है, प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत कौन है, सौर ऊर्जा। अगर आपको कह देगा प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत कौन है, प्रदूषण रहित, प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो सौर ऊर्जा। कह देगा विशाल ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो सौर ऊर्जा। प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो सौर ऊर्जा। जल्दी से लिख लो, पारंपरिक अनवीनीकरणीय, पारंपरिक यानी पुराना अनवीनीकरणीय जो समाप्त होगा, गैर पारंपरिक नवीनीकरणीय जो समाप्त नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा, वो हो जाएगा गैर पारंपरिक या नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। आंसर हमको कह रहा है गैर पारंपरिक मतलब हो गया चला नया, जो परंपरागत नहीं है, नया है। तो नया में जो समाप्त नहीं होने वाला, दैट इज सौर ऊर्जा, इज द राइट आंसर। जल्दी से लिख लीजिए। ला 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 ला, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित द्रवों में से प्रत्येक में एक लोहे की कील रखी गई है। किस मामले में यह अपनी चमक खो कर फीका दिखाई देगा? सरसों के तेल में, शीतल पेय में, नारियल का तेल में, मिट्टी के तेल में। शीतल पेय में जो है इसकी चमक धूमिल हो जाती है लोहे की कील की। सरसों के तेल में एकदम नहीं होगा, नारियल के तेल में भी नहीं होगा, मिट्टी के तेल में नहीं होगा, क्योंकि शीतल पेय में यहां पानी भी है और गैस भी है, यानी ऑक्सीजन भी है। और चमक खत्म होने के लिए उसको पानी और गैस दोनों चाहिए। खास करके शीतल पेय में पानी मिलता है और गैस के रूप में उसको ऑक्सीजन भी मिल जाता है। सरसों के तेल में पानी नहीं मिलेगा, बिना पानी के जंग लगता नहीं है। नारियल तेल में पानी नहीं मिलेगा, बिना पानी के जंग लगता नहीं है। मिट्टी तेल में पानी नहीं मिलेगा, बिना पानी के जंग लगता नहीं है। और शीतल पेय जो कोका कोला, फीज, लेमन सोडा, क्लब सोडा हम लोग पीते हैं, उसमें पानी भी है और गैस भी है। आंसर, उसमें पानी भी है और गैस भी है। आजा मेरे शेर, बता अगले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन, कि क्लोरीन जो है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, कहता है क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करता है। देखो संतृप्त मान लो जिसमें संतृप्त उसे कहते हैं मेरी जान, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, और डबल और ट्रिपल होगा तो असंतृप्त हो जाएगा। CH4 जो है ये क्लोरीन से अभिक्रिया करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो कहता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये दे देता है CH3Cl प्लस CH3Cl प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। अब कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करता है सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। आंसर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। एक होता है मेरी जान संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आ गया एल्केन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आ गया एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। और एक आ गया एल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। तुझे पाना है ए मेरे सनम। देख लो, संतृप्त में होगा एल्केन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और संतृप्त कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। अल्काइन हो जाएगा एल्कीन और अल्काइन, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होगा संतृप्त, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो असंतृप्त। तो कहते हैं मेरे दोस्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करता है। आंसर कहेगा हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक संतृप्त दूसरा असंतृप्त। संतृप्त हो गया एल्केन कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त एल्कीन और अल्काइन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सीधी बात चला एकदम। सिर्फ पढ़ाई करनी होगी आपको। कभी भी आप जब अकेले रहते हैं ना, तो एक बार अपने मम्मी पापा को जरूर याद कीजिए कि आपके मम्मी पापा ने आपके लिए कितने सपने बुने हैं।
और फिर आप ये देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं। कहीं जंगल में हो रहा है मंगल तो नहीं, फेसबुक पे देख रहा हूं। मेरे दोस्त, कितने लोग जंगल में हो रहा है मंगल ये देखते हैं? कृपया एक टाइप करें, कृपया एक टाइप करें। जो लोग नहीं देखते हैं इन सब गंदी चीजों को, कृपया दो टाइप करें। जो लोग जंगल में हो रहा है मंगल देखते हैं, कृपया एक टाइप करें। और जो लोग नहीं देखते हैं, कृपया दो टाइप करें। एकदम चला उसमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करो। हम तो देखिए एक दिन आया, जंगल में हो रहा है मंगल, और व्यूज था चला 10 मिलियन, यानी समझो 1 करोड़ लोगों ने उसको देखा होगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कहता, वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित रूप में रहता है। व्हाट इज आंसर? कार्बन जो रहता है, कार्बन दो रूपों में वायुमंडल में उपलब्ध होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में। एक कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, एक कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे अधिक ये अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करो, ये जहरीला भी है, रक्त में तेजी से घुलनशील भी है, रक्त में तेजी से घुलनशील भी है, रक्त में तेजी से घुलनशील भी है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर आपको कह दे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कहेगा जहरीला कौन है वायुमंडल में? कार्बन मोनोऑक्साइड। कहेगा रक्त में तेजी से कौन घुल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर बता दो जल्दी से, आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल में कार्बन के रूप में कौन कौन होता है? अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। केवल कार्बन डाइऑक्साइड, कोयला आंसर हो जाएगा। अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे कम मात्रा में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीला क्यों है? ये रक्त में तेजी से घुलनशील है। कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलो एक क्वेश्चन आप बना दो, हम देते हैं आपके लिए कि अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। हीलियम, दूसरा हो जाएगा आर्गन और तीसरा हो जाएगा रेडॉन। बता दो जल्दी से, आंसर क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है, रेडियोथेरेपी में। चलो हम थोड़ा हिंट्स भी कर दिए, जल्दी बता दो आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? अक्रिय गैस जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है, रेडॉन इज द राइट आंसर। रेडॉन इज द राइट आंसर, जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। वायुयान के टायर में भरा जाता है हीलियम, बल्ब में भरा जाता है आर्गन। निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक को पहचानिए। अभी तुरंत हम पढ़ाए हैं। असंतृप्त का मतलब हो गया, असंतृप्त की अगर हम बात करें चला, तो असंतृप्त में होता है आपका एगो एल्कीन और एगो होता है एल्काइन। एल्काइन। असंतृप्त में होता है एल्केन। संतृप्त की अगर बात करोगे, अभी तुरंत हम पढ़ाए थे आपको, लेकिन हम फिर संतृप्त की अगर बात करें तो एल्केन। अब आंसर बता। असंतृप्त यौगिक को पहचानिए। एल्कीन और एल्काइन, तो एगो प्रोपीन हो गया, एगो प्रोपाइन हो गया। ये दोनों देखो एल्केन है, ये भी एल्केन है। तो आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? 2 और 4 इज द राइट आंसर। जल्दी से बता दो, 2 और 4 इज द राइट आंसर। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। अगला 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 हेने और अगला अगला क्वेश्चन नंबर है 95। क्वेश्चन नंबर है 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है, निम्न में विषम की उपस्थित विषम परमाणु है। विषम परमाणु का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन छोड़कर, कार्बन और हाइड्रोजन छोड़कर। क्योंकि चला आप कहोगे क्यों छोड़कर कार्बन और हाइड्रोजन? इसलिए छोड़कर कार्बन और हाइड्रोजन क्योंकि कार्बन और यहां पर चला क्लोरीन है। कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन उसके लिए विषम नहीं है। जैसे अगर हमको कह दे कि कुत्तों की मंडली में, कुत्ता विषम नहीं हो सकता है, कुत्तों की मंडली में जो दूसरा रहेगा वो विषम होगा। तो मेरे दोस्त ये हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोजन और कार्बन विषम नहीं होगा। हाइड्रोजन कार्बन के अलावे जो होगा वो विषम होगा। अब बता दो जल्दी से, हाइड्रोजन कार्बन तो होगा नहीं। एगो ऑक्सीजन यहाँ उपलब्ध है, क्लोरीन यहाँ उपलब्ध है, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन हो जाएगा। दैट इज 1 और 4 इज द राइट आंसर। 1 और 4 इज द राइट आंसर। कहते हैं कुत्तों की टोली में कुत्ता विषम होगा क्या? नहीं होगा। तो मेरे दोस्त हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोजन और कार्बन की टोली में हाइड्रोजन कार्बन विषम नहीं होगा, उसके अलावे जो होगा वो विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखो चला, ये हमेशा ध्यान रखना। कांच का कह रहा है, कांच का कहे, सीमेंट का कहे, सीमेंट का कहे, बालू का कहे, इस सब का एक अवयव है सिलिका। इस सब का एक अवयव है सिलिका।
क्वार्ट्ज का कहे ये कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? सिलिका। क्वार्ट्ज का भी महत्वपूर्ण घटक सिलिका ही है। क्वार्ट्ज का भी महत्वपूर्ण घटक सिलिका है। सोडियम बोरेट, माइका जो है जिसको आप अब्रक कहते हैं, अब्रक कहते हैं, ये ऊष्मा का सुचालक, ऊष्मा का सुचालक, ऊष्मा का सुचालक, सुचालक और विद्युत का कुचालक है। ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक है। ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक है, जिसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन में करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन में करते हैं अब्रक का उपयोग, जो ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक है। क्वार्ट्ज बोले तो सिलिका, देखो क्वार्ट्ज में भी सिलिका होता है। कांच, सीमेंट, बालू, क्वार्ट्ज, इस सब का मुख्य अवयव कौन है? सिलिका। तो आंसर यहां हो जाएगा कांच, सिलिका। कांच, सिलिका। कांच में क्या पाया जाता है मेरी जान? सिलिका पाया जाता है। कांच में, सीमेंट में, बालू में, सब में सिलिका पाया जाता है। माइका, अब्रक, ये ऊष्मा का सुचालक है। माइका, अब्रक, ये ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का क्या है? कुचालक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? देखिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि बताइए जल्दी से कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरक के रूप में निकेल और पैलेडियम, ये ध्यान रखना, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए जो हाइड्रोजनेशन करते हैं उसमें निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। ये निकेल है या पैलेडियम हो जाएगा आंसर। इसमें क्या करते हैं, या ऐसे भी पूछ सकता है, असंतृप्त वसा को, असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा को, असंतृप्त वसा को निके हाइड्रोजन जोड़ करके संतृप्त वसा में जो बदलते हैं, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा को निकेल और पैलेडियम जोड़ करके जो संतृप्त वसा में बदलते हैं, निकेल और पैलेडियम जोड़ करके असंतृप्त वसा को हाइड्रोजन जोड़ के निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में संतृप्त वसा में बदलते हैं, और यह प्रक्रिया भी हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया भी क्या कहलाती है मेरी जान? हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया भी क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण। जब असंतृप्त वसा हाइड्रोजन के साथ जुड़कर निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में संतृप्त वसा में बदलता है, इसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। या यूं कहें, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में होता है? निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, सबसे अधिक ऊष्मीय मान इसी का होता है। सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक ऊष्मीय मान, सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका होता है मेरी जान? हाइड्रोजन का। लेड की अगर हम बात करें, अति शीतित द्रव कहते हैं इसको, अति शीतित द्रव के नाम से जानते हैं। हीलियम की अगर हम बात करें तो हीलियम वायुयान के टायर में भरा जाता है। वायुयान के टायर में भरा जाता है। वायुयान के टायर में भरा जाता है। कौन? वायुयान के टायर में भरा जाता है हीलियम। जल्दी से लिख लो, असंतृप्त वसा को हाइड्रोजन की उपस्थिति में निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में संतृप्त वसा में बदलना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। या वनस्पति तेल को कृत्रिम घी में बदलना हाइड्रोजनीशन निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। सबसे अधिक ज्वलनशील अगर कहेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे अधिक ऊष्मीय मान भी कहेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा। लेड अति शीतित द्रव है। निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक में से दोनों में से जे दे दे। हीलियम वायुयान के टायर में भरा जाता है। आंसर, कुछ ना देखूं तो चैन हो तुझ एकदम चला। हम तो एक ही चीज समझते हैं कि जो बच्चा अपने पिता के प्रति, अपने माँ के प्रति ईमानदार नहीं है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उसका जीवन में कभी कुछ नहीं हो सकता है। कहते हैं मेरे दोस्त, किस अभिक्रिया का उदाहरण है ये? देख लो, जल्दी से बता दो, ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? केमिस्ट्री के प्रश्न है ये, जल्दी से बता दीजिए किसका उदाहरण है ये। कहता है एगो NH3O2 से अभिक्रिया किया, NO2 + H2O। देखो यहां पर O गया और यहां से H रिमूव हो गया, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो यही है। संयोजन अभिक्रिया ये एकदम नहीं है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में A B से जुड़ता और A B का निर्माण करता। उपचयन अपचयन देखो क्या है कि नहीं, हाइड्रोजन हट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, तो उपचयन अपचयन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। उदासीनीकरण नहीं है, क्योंकि उदासीनीकरण में अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है और ये बना देता है लवण प्लस जल। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बना देता है। बताओ जल्दी से, हाइड्रोजन हटा ऑक्सीजन जुटा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। उपचयन अपचयन है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा है, उपचयन अपचयन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1 और 3 इज द राइट आंसर। 1 और 3 इज द राइट आंसर। जल्दी से लिख लो।
उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं? अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बनाएगा। अच्छा एक बात बताओ चला, NaCl किस विधि द्वारा बनता है? एक संयोजन विधि द्वारा, आप दूसरा देते हैं उदासीनीकरण विधि द्वारा। उदासीनीकरण विधि द्वारा, एक है संयोजन विधि द्वारा, एक है उदासीनीकरण विधि द्वारा। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? NaCl किस विधि द्वारा बनता है? NaCl चला बनता है जब जब NaOH को HCl से अभिक्रिया करवाओगे तो ये बना देगा NaCl अब प्लस H2O। तो ये उदासीनीकरण विधि द्वारा बनता है। आंसर पूछेगा इसका रिएक्शन क्या है? NaOH जब HCl से अभिक्रिया करेगा तो NaCl प्लस H2O बनाएगा। और NaCl के बारे में आप जानते हैं, इसका पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। जल का भी पीएच मान 7 होता है, जल का भी पीएच मान 7 होता है। रिएक्शन एकदम ध्यान में रखिएगा, NaOH HCl से अभिक्रिया करेगा, NaCl प्लस H2O बनाएगा। NaCl ये संयोजन नहीं, उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला कहते हैं, क्या कहते हैं गौर फरमाइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उष्माक्षेपी है? उष्माक्षेपी जो उष्मा देगा, तब देख लो बिना बुझे चूने के साथ देख लो, हमेशा ध्यान रखना अम्ल और चूना, अम्ल और चूना ये अति तीव्रता से अभिक्रिया करता है और ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अम्ल चूना और अगर हम बात करें सीमेंट, अम्ल चूना और सीमेंट ये तीनों उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कहते बिना बुझे चूने का जल के साथ अभिक्रिया एकदम उष्माक्षेपी है। अम्ल ये भी उष्माक्षेपी है। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण तो तब ना होगा जब हम उष्मा ग्रहण करके गर्म करेंगे, तो ये उष्मा शोषी है। कपूर का ऊर्ध्वपातन, कपूर गर्म करेगा उष्मा ग्रहण करे तब ना ऊर्ध्वपातित होगा। तो भैया ये दोनों जो है ये उष्मा शोषी है, ये दोनों जो है ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो एगो देखो अम्ल चूना और सीमेंट ये उष्माक्षेपी है। तुम अम्ल में पानी डालो एकदम गरम गरम निकलेगा, चूना में पानी डालो एकदम गरम गरम निकलेगा, सीमेंट में पानी डालो एकदम गरम गरम निकलेगा, ये उष्माक्षेपी है। लेकिन अगर वाष्पीकरण करना है तो उष्मा ग्रहण करना होगा तब ना वाष्पीकृत होगा। ऊर्ध्वपातन करना है तो उष्मा ग्रहण करेगा तब ना वाष्पीकृत होगा। तो आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? ये और ये आंसर नहीं होगा, ये और ये आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1 और 2 इज द राइट आंसर। किधर है? ए फॉर एप्पल। दोस्तों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा उलट पुलट रहबे करता है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हो जाएगा। अम्ल चूना और सीमेंट, इसमें पानी डाल दोगे उष्मा निकलेगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। बाकी वाष्पीकरण करना तो उष्मा लेगा, गर्म होगा यानी उष्मा शोषी। कपूर का ऊर्ध्वपातन उष्मा लेगा तब गर्म होकर वाष्पीकृत होगा, ये भी उष्मा शोषी हो जाएगा। जल्दी से लिख लो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरी जाने मोहब्बत? अगला क्वेश्चन कह रहा है कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसी, कोशिका द्रव्य होता है, जेली जैसी जो संरचना होती है वो क्या है? कोशिका द्रव्य। सबको पता होगा, लगभग बच्चों को पता होगा। अगला प्रश्न कहता है सिल्वर नाइट्रेट के घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है। देख लो सिल्वर नाइट्रेट का जो घोल है AgNO3, चला प्रकाश की उपस्थिति में ये बना देता है Ag++ प्लस NO3-। अभी कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट का घोल किस एक के अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है? आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट का जो घोल है इसको हम लोग लूनर कास्टिक के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग लूनर कास्टिक के नाम से जानते हैं। मतदाता स्याही में मतदाता का जो स्याही है, मतदाता का स्याही इसी का बना होता है, मतदाता का स्याही इसी का बना होता है। अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? जल्दी बताओ। गोल्जी उपकरण इज द राइट आंसर। सिल्वर नाइट्रेट के घोल का अध्ययन गोल्जी उपकरण के इस्तेमाल में किया जाता है और इसका उपयोग चला एगो कार्बंकल नामक बीमारी होती है, मेरे पिताजी को हुआ था तो इसी का सॉल्यूशन से वो ठीक हुआ था। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके रफ भाग पर चला क्या होता है? राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है, सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है। आंसर गोल्जी उपकरण पदार्थों का आवागमन यही करता है, पदार्थ का आवागमन यही करता है गोल्जी उपकरण। पदार्थ का आवागमन जो है ये गोल्जी उपकरण के द्वारा ही होता है।
लूनर कास्टिक या मतदाता को स्याही जो है इसी का होता है। गोल्जी उपकरण पदार्थ का आवागमन, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ भाग पर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ भाग पर क्या रहता है मेरे दोस्त? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ भाग पर राइबोसोम होता है, जो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। अगला सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा लूनर कास्टिक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस भाग में श्वेत ग्रंथियां, श्वेत मतलब पसीना वाली ग्रंथि नहीं होती है, होंठ में पसीना वाली ग्रंथि नहीं होती है मेरे दोस्त, होंठ में, होंठ में कभी भी पसीना नहीं आता है। एकदम देखो ये कितनी आश्चर्य वाली बात है, होंठ में कभी भी पसीना नहीं आता क्योंकि इसमें श्वेत ग्रंथि नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 103। गौर फरमाइएगा, क्वेश्चन नंबर 103 कहता है जैव खाद। जैव खाद मतलब हो गया जो खाद कंपोस्ट की बात कर रहा है, जैव खाद मतलब कंपोस्ट की बात कर रहा है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह मृदा में जल धारित क्षमता को बढ़ाता है, एकदम ये गोबर डाल दोगे जल अधिक समय तक धारण किए हुए रहेगा। इसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में, एकदम नहीं होता है। एगो चला होता है खाद, ध्यान देना, एक होता है उर्वरक, खाद हो गया चला कंपोस्ट, कंपोस्ट उर्वरक हो गया, खाद हो गया कंपोस्ट, ध्यान देना, खाद हो गया कंपोस्ट और उर्वरक की अगर हम बात करें, खाद हो गया तुम्हारा कंपोस्ट और उर्वरक की अगर हम बात करें जो डीएपी यूज करते हैं हम लोग, जो यूरिया यूज करते हैं, ये सब हो गया तुम्हारा उर्वरक। खाद हो गया कंपोस्ट, उर्वरक हो गया डीएपी या यूरिया। कहते हैं जैव खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा? ये जो खाद कंपोस्ट हम लोग डालते हैं ये संतुलित थोड़ी होता है, लेकिन ये उर्वरक जो हम लोग डालते हैं ये संतुलित होता है। तो क्वेश्चन कर रहा है जैव खाद मतलब हो गया कंपोस्ट जो सड़े गले पदार्थों से बनता है, इसमें सभी पादप पोषण संतुलित मात्रा में होता है, एकदम गलत है, संतुलित मात्रा में नहीं होते हैं। कंपोस्ट में, जैव में, खाद में, उर्वरक में, लेकिन संतुलित मात्रा में सबका परसेंटेज फिक्स होता है। आंसर तुझे पाना है। अगला अगला क्वेश्चन कहता है, देखो एकदम एनसीईआरटी का छुच्छा मलाई है, चला गौर फरमाइएगा, पढ़ने वालों के लिए चला कंटेंट से बड़ा कोई नशा नहीं है। जिसका टारगेट है कि हमको जिंदगी में कुछ करना है उसके लिए सबसे बड़ा नशा कंटेंट है। कहते हैं ईस्ट के किण्वन के दौरान पायरुवेट इनमें से किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमेशा ध्यान रखना, किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज जो है C6H12O6 ये ईस्ट की उपस्थिति में या जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ये बना देता है C6H5OH प्लस CO2 प्लस H2O। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो मेरी जाने मोहब्बत और आंसर बता दो। जल्दी से लिख और आंसर बता। ईस्ट किण्वन के दौरान पायरुवेट, पायरुवेट यानी यहां ग्लूकोज की बात कर रहा है, किस उत्पाद में परिवर्तित होता है? इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदलता है। खट से मार दो इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड पूछवे करेगा। चला किण्वन में पूछ देता कौन सी गैस निकलती है, कहेंगे CO2। किण्वन में कहेगा कौन सी गैस निकलती है मेरी जान? CO2। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एनसीईआरटी का चला क्वेश्चन है तो थोड़ा उलट पुलट रहता है। पशुपालन निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसके लिए क्या था? दूध उत्पादन एकदम सही है, कृषि कार्य, मांस उत्पादन, अंडा, अंडा पशु नहीं देता है तो ये दोनों हो जाएगा। कृषि कार्य हम लोग करते हैं बैल से, मांस उत्पादन भी हम लोग बकरी वगैरह से कर लेते हैं, अंडा उत्पादन नहीं होगा, उसके लिए मुर्गी वगैरह हम लोग पालते हैं। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 इज द राइट आंसर। मुर्गी को चला पशु में नहीं रखता है इसलिए अंडा उत्पादन नहीं होगा। अगला बायोडीजल तैयार किया था, देखो बायोडीजल सबसे तैयार किया था जेट्रोफा से, करंज से, सोयाबीन से, सबसे तैयार किया जाता है। बायोडीजल जेट्रोफा, करंज, सोयाबीन सबसे तैयार किया जाता है, इसको एकदम याद रखना है। कहते हैं निम्नलिखित में वह पदार्थ चुनिए जो जल में पूर्णतया घुलनशील हो, बता जल्दी से।
जल में पूर्णतया घुलनशील हो। देखो कितना सुंदर सा क्वेश्चन। लकड़ी का बुरादा एकदम घुलनशील नहीं है, चाय की पत्ती एकदम घुलनशील नहीं है, घुलनशील रहती तो घुल जाती तो हमको मिलवे नहीं करती। और चौक पाउडर की बात कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम संगमरमर भी कहते हैं, तो ये तो साफे जल से अभिक्रिया नहीं करता है। अगर ये करता तो संगमरमर का हम लोग पोछा लगा पाते। एक क्यों बच गया शर्करा, शर्करा बोले तो चीनी, शर्करा दे दिया है इसलिए तनी कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा। चीनी इज द राइट आंसर। शर्करा दे दिया इसलिए तनी बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, चीनी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा श्वसन के लिए सही है? कौन सा पौधों में श्वसन के लिए सही है? श्वसन केवल दिन के समय होता है, श्वसन केवल रात में होता है, श्वसन दिन और रात दोनों में होता है, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। ये ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण जो है मेरी जान वो केवल दिन में होता है। अब प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की ऊर्जा का मात्र 1% ही हम लोग यूज करता है पादप। सूर्य की ऊर्जा का केवल 1% ही पादप यूज करता है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की ऊर्जा का केवल 1% पादप यूज करता है। एकदम ध्यान रखना, श्वसन दिन और रात दोनों में होता है, प्रकाश संश्लेषण केवल और केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करें तो केवल और केवल दिन के समय होता है, और सूर्य की ऊर्जा का केवल 1% ही पादप यूज कर पाता है। आंसर श्वसन लेकिन दिन और रात दोनों में होता है। लड़का मार देता है केवल दिन में होता है, नहीं भाई, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। बता आंसर। कहते हैं महासागरों में मौजूद शैवाल, जब ये शैवाल कह दिया ना चला, घास की बात हो गई, अब घास से मिलेगा मीथेन। और शैवाल की अगर हम बात करें, ये सेलुलोज का भी एक स्रोत है, सेलुलोज का भी एक स्रोत है, ये ऑक्सीजन का भी एक स्रोत है। तो कहता है विशाल मात्रा में किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकता है, वो है मीथेन का। क्योंकि घास जितना भी है, धान के खेत में घास में भैंस जब जुगाली करता है, घास को चिबाता है, चबाता है, शैवाल जब सड़ेगा, इस सब में मीथेन गैस निकलेगा, ऑक्सीजन भी निकलता है, सेलुलोज तो शैवाल में होबे करता है। मांसाहारी, तापीय ऊर्जा, सागरीय, लहरीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। आंसर क्या हो जाएगा बता? मीथेन। जहां भी चला घास की बात करेगा ना, जैसे भैंस जुगाली करता है, धनखेत्ता में ले लो, सब जगह शैवाल से घास मिलेगा, मीथेन मिलेगा। भैंस जुगाली करेगा तब भी मीथेन मिलेगा। घास फूस जब जहां दे दे वहां मीथेन मार देना। आंसर ओ ला 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 ला। ई क्वेश्चन बनाओ तो समझे, ई क्वेश्चन बनाओ तो समझे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? जल्दी बता। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफिल, रंध्र। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरे पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? बता आंसर। हम बोले पौधे मात्र 1% ही यूज करते हैं। आंसर बता जल्दी से। व्हाट इज द आंसर? पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफॉर्म नहीं। बेहोशी की दवा है, बेहोशी के लिए हम लोग यूज करते हैं, निश्चेतक है। सूर्य का प्रकाश पत्तों में थोड़े होता है, कहता है पत्तियों में कौन सा पदार्थ होता है? सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। अब पदार्थ की बात कर रहे हैं, रंध्र तो एक प्रकार का छिद्र है जिससे श्वसन की क्रिया होती है। तो रंध्र जो है ये छिद्र है, ये पदार्थ थोड़े है। पदार्थ है क्लोरोफिल, जिसमें होता है मैग्नीशियम। देख लो क्वेश्चन कितना सुंदर है। क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? तो रंध्र एक छिद्र है, ये पदार्थ नहीं है। सूर्य का प्रकाश पत्तियों में नहीं होता, बाहर से आता है। क्लोरोफॉर्म तो बेहोशी की दवा है, और क्लोरोफिल जो है इसमें मैग्नीशियम होता है, और ये एक पदार्थ है। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? ये एक उत्प्रेरक भी है, ये उत्प्रेरक का भी काम करता है। किसका काम करता है मेरी जान? उत्प्रेरक का भी काम करता है। अगला प्रश्न कहता है निगला हुआ भोजन आहार में नीचे की ओर जाता है संकुचन के कारण। हमारी पेशियों में जो संकुचन होता है, ऐसे जो करते हैं उसके कारण, ग्रेविटी के कारण नहीं जाता है, ना सूद के हम लोग खाइए नहीं पाते। कहता है आहार नाल में भोजन जो नीचे जाता है मांसल जीव द्वारा प्रदान किया गया बल के द्वारा, भोजन के साथ लिया गया पानी के प्रभाव, गुरुत्वीय खिंचाव नहीं, भोजन नली की दीवार में पेशीय संकुचन के कारण। हम लोग ऐसे ग्रसिका में ऐसे संकुचित करते हैं तब अंदर जाता है। आंसर अगला प्रश्न। क्वेश्चन क्या कहता है, गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है मेरी जाने मोहब्बत, क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है अमीबा
कि उंगलियों की आकार में वृद्धि भोजन को निगलने में मदद करता है। हालांकि मानव आंतों में उंगली जैसी वृद्धि मदद करता है भोजन को का पाचन करने में। यह हमेशा ध्यान रखना, मानव की छोटी आंत में एक विली होता है, विली जैसी संरचना होती है जो उंगली के जैसी होती है, जो भोजन रस का अवशोषण करता है। छोटी आंत में उंगलीनुमा संरचना होता है जिसको हम लोग विली कहते हैं, और वो विली का काम है भोजन रस का अवशोषण करना। यहां वही क्वेश्चन कर रहा है, मानव आंत में उंगली जैसी वृद्धि में मदद करता है, वो क्या करता है? वसायुक्त खाद्य पदार्थों को पचाता है, भोजन को घुलनशील बनाता है, पचे हुए भोजन को ग्रहण करता है, बिना पचे हुए भोजन को ग्रहण करता है। आंसर हो जाएगा पचे हुए भोजन के रस को क्या करता है? अवशोषित करता है। छोटी आंत में एक विली जैसी संरचना, विली होता है जिसकी उंगलीनुमा संरचना होती है, जो भोजन रस को अवशोषित करता है। कहता अमीबा में उंगलियों के आकार की वृद्धि भोजन को निगलने में मदद करता है। हालांकि मानव आंतों की उंगली जैसी वृद्धि मदद करता है किस चीज में? पचे हुए भोजन के अवशोषण में। पचे हुए भोजन के अवशोषण में मदद करता है। सबको पता है विली क्या करता है? पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। एल्वियोली क्या करता है फेफड़ा में? वह मेरे दोस्त गैसों का आदान प्रदान करता है। वह किसका आदान प्रदान करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है। देखो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 113 की ओर। गौर फरमाइएगा, 113 नंबर क्वेश्चन। एकदम मेरे दोस्त हिम्मत से ही आपको मंजिल मिलेगी, ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। कहते हैं 113 नंबर क्वेश्चन, छोटी आंत में के विली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। किसके संदर्भ में मेरे दोस्त? विली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो पहले तो विली क्या है मेरे दोस्त? विली छोटी आंत में एक उंगलीनुमा संरचना है। गौर फरमाइएगा, छोटी आंत में होता है विली। विली का काम क्या है? विली का कार्य भोजन रस को अवशोषित करना है। भोजन रस को अवशोषित करना है। भोजन रस को अवशोषित करना है विली का काम। और इसकी संरचना जो होती है वो अंगुली के समान होती है। इसकी संरचना कैसी होती है मेरी जान? उंगली के समान होता है। एगो देगा तुमको एल्वियोली, एगो देगा इसके अलावे एल्वियोली। आप बताओ तो एल्वियोली कहां होता है? जल्दी से कमेंट्स करो, एल्वियोली कहां होता है? एक ऑप्शन है तुम्हारा छोटी आंत में, एक ऑप्शन है आंत में, और दूसरा ऑप्शन है फेफड़ा में। जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा, आंत में कि फेफड़ा में? कहते हैं एल्वियोली कहां होता है, आंत में कि फेफड़ा में? जल्दी से बता दो। एल्वियोली फेफड़ा में होता है मेरी जान, और फेफड़ा में यह गैसों का विनिमय करता है। किसका विनिमय करता है? गैसों का विनिमय करता है। एल्वियोली जो होता है ये फेफड़ा में होता है और ये गैसों का विनिमय करता है। अब विली जो होता है ये छोटी आंत में होता है, और ये क्या करता है? विली का कार्य भोजन रस का क्या करना है? अवशोषण करना है। विली का कार्य क्या है मेरी जान? भोजन रस का अवशोषण करना। उंगलीनुमा संरचना होता है, और कहते हैं इनकी दीवारें बहुत पतली होती है। एकदम सही बात है। इनके पास सतह के करीब पतली और छोटी रक्तवाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है। एकदम सही बात है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छिद्र नहीं होते, छिद्र होगा तो बह जाएगा, छिद्र नहीं होता है। इसमें एक उंगली की तरफ प्रोजेक्शन होता है। एकदम सही है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। कहां है देख लो, 1, 2 और 4 इज द राइट आंसर। फिर से हम समझाते हैं। छोटी आंत में होता है विली, जिसका संरचना होता है उंगलीनुमा, जो भोजन रस का अवशोषण करता है। एल्वियोली जो होता है ये फेफड़ा में होता है, जो गैसों का विनिमय करता है। तो यहां विली और एल्वियोली आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। कहते हैं मानव आहार नाल की अगर हम बात करें तो मानव आहार नाल में विभिन्न भागों को सही क्रम में कौन सा है? बता दो, मानव आहार नाल का सही क्रम कौन सा है? एकदम पहले तो मुख होगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, सब में देखो मुख दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद ग्रसिका होगा, ग्रसिका से ग्रहण करेगा, सीधा आमाशय में नहीं जाएगा। मुख से ये ग्रसिका होते हुए तब आमाशय में जाएगा। तो ग्रसिका होगा, और ग्रसिका के बाद आमाशय में जाएगा, पेट जिसको कहते हैं। और उसके बाद जाएगा बड़ी आंत में कि छोटी आंत में? कहां जाएगा बता जल्दी से। उसके बाद कहां जाएगा? ठीक है, मुख में जाएगा, मुख से ग्रसिका होते हुए आमाशय में जाएगा। उसके बाद जल्दी से बता दो कहां चला जाएगा भोजन, जल्दी बताओ। उसके बाद जाएगा छोटी आंत में, छोटी आंत में संपूर्ण पाचन होगा, और उसके बाद बड़ी आंत में जाएगा जहां पानी का अवशोषण होगा।
पानी का अवशोषण होता है, पानी का अवशोषण होता है मेरी जान, पानी का अवशोषण होता है कहां पर? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जो होता है ये पानी का अवशोषण होता है, पानी का अवशोषण होता है कहां पर? बड़ी आंत में। और छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन, भोजन का संपूर्ण पाचन जो है, भोजन का संपूर्ण पाचन जो है वो यही होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। अब बड़ी आंत में पानी का अवशोषण हो जाता है, अमाशय हो गया, ग्रसिका हो गया। अब पाचन शुरू कहां से होता है? पाचन शुरू होता है मेरी जान, पाचन शुरू होता है, पाचन शुरू होता है कहां से? तो मुख से। अमाशय की अगर हम बात करें, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl। और छोटी आंत बड़ी लंबी होती है शाकाहारी की, क्योंकि वो सेलुलोज को पचाता है। शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है सेलुलोज को पचाने के लिए। शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है सेलुलोज को पचाने के लिए, जैसे गाय वगैरह की छोटी आंत लंबी होती है सेलुलोज को पचाने के लिए। पाचन शुरू होता है कहां से? मुख से। और अगर हम अमाशय की बात करें, इसमें कौन सा अम्ल होता है? HCl। विली कहां होता है? छोटी आंत में। संपूर्ण पाचन कहां होता है? छोटी आंत में। और लंबी, सबसे लंबी कौन होता है? छोटी आंत, शाकाहारी का। अब बड़ी आंत जो होता है ये पानी का अवशोषण करता है। जल्दी से लिख लो, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। और अगर हम मुख में बात करें तो यहाँ टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। सबको पता होगा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? चला, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। जल्दी से लिख। ओहो ला 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 ला, इतना आसान चला, पढ़ना रहता ना तो सब पढ़ लेता है। नौकरी सबको चाहिए, हम बार बार कहते हैं बच्चों को, नौकरी सबको चाहिए, पढ़ना किसी को नहीं है। कुछ ही लोगों को पढ़ना होता है, जो लोग एकदम मेंटली डेडिकेटेड हैं कि हमको पढ़ लिख के कुछ करना है। तो वो लोग, चला, हम लोग जब कॉलेज में जिन लोगों ने जितनी क्लासेस छोड़ी आज उनका दिन उतना खराब है, आज जिन लोगों ने जितनी क्लासेस ली उनका दिन उतना बढ़िया है। एक लाइन के बाद समझ लो। कहते हैं बताओ तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, कौन सी गैस है जो सांस लेने के बाद बदलती नहीं है? एगो जितना लेते हैं उतने छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन, दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा है नाइट्रोजन। कौन सी ऐसी गैस है जो सांस लेने के बाद चेंज नहीं होती है, जितना लेते हैं उतने निकाल देते हैं? जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। कौन सी गैस है जो सांस लेने के बाद चेंज नहीं होती है? जल्दी से बता दीजिए कौन सी गैस है जो सांस लेने के बाद एकदम चेंज नहीं होती है? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। 78% लेते हैं, 78% छोड़ देते हैं। इसका प्रॉपर वे में ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है? अभी तुरंत ने बताए हैं, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। छोटी आंत में संपूर्ण रूप से पचता है। कहां पर? छोटी आंत में, इसी में विली होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या कहता है क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? अभी तुरंत बताए हैं मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? HCl। और H2SO4 की अगर हम बात करें, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल जो होता है उसमें H2SO4 होता है। इसको हम लोग अम्लराज भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अम्लराज भी कहते हैं। लैक्टिक अम्ल की अगर हम बात करें तो ये दूध में, दही में, ये सब में ये लैक्टिक अम्ल प्रयोग किया जाता है, उपस्थित होता है। CH3COOH की अगर हम बात करें, ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है जो विनेगर में पाया जाता है। जो कहां पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है। एसिटिक एसिड है, CH3COOH एसिटिक एसिड है और ये विनेगर में पाया जाता है। आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? HCl इज द राइट आंसर। इस सब चला इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl। एसिटिक एसिड कहते हैं, ये विनेगर में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दूध या दही में। H2SO4 अम्लराज है। सीसा संचायक सेल में इसका प्रयोग किया जाता है। सीसा संचायक सेल में इसका प्रयोग किया जाता है। आंसर दूध में बताओ तो कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में नहीं होता। एगो ए, दूसरा बी, दूसरा विटामिन दे दो बी, दूसरा विटामिन बी या तीसरा विटामिन सी। बताओ कौन नहीं होता है? दूध और रोटी खाली खाओगे ना, चला, तो बताओ कौन सा विटामिन की कमी हो जाएगी? क्योंकि उसमें दूध में वो विटामिन होता ही नहीं है।
सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत है। बताइए, दूध में नहीं होता है कौन? विटामिन ए, बी, सी, क्या नहीं होता है? तो दूध में चला विटामिन सी नहीं होता है। दूध में विटामिन सी नहीं होता है, इसलिए खाली दूध खाओगे ना तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। खाली दूध खाने वालों को स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहते हैं निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। बताओ किससे? अधिकतम मात्रा में ऊर्जा किससे उत्पन्न होगा? हम बार बार बोले हैं, चला अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होना और ऊर्जा उत्पन्न होना सब अलग अलग बात है। जल्दी से बताओ, ऊर्जा उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता अगर खाली कह दे तो कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, और कहेगा अधिकतम ऊर्जा की बात करेंगे तो कहेंगे वसा, और कहेगा तुरंत ऊर्जा की अगर बात करेंगे तो ग्लूकोज। अब आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? कहते हैं निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम ऊर्जा देगा? वसा। तुरंत ऊर्जा देगा? ग्लूकोज। प्रोटीन से चला उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से चला अंग का निर्माण होता है, और अंग से शरीर का निर्माण होता है। क्षार तो क्षार है, इसका सबको पता है, पीएच मान 7 से अधिक है, 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा। अच्छा बताओ, जितना भी, जल्दी से पहले इसको लिख लो, ज्यादा कंटेंट देंगे फिर गजबजा देगा तुम लोग। ऊर्जा उत्पन्न होता है कार्बोहाइड्रेट से, अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न होता है वसा से, तुरंत ऊर्जा देता है ग्लूकोज। कहता है प्रोटीन से उत्तक का, उत्तक से अंग का निर्माण होता है। अब प्रोटीन जो होता है चला, ये एमिनो अम्ल से बनता है। प्रोटीन की अगर हम बात करें, प्रोटीन किससे बनता है मेरी जान? एमिनो अम्ल से बनता है। प्रोटीन एमिनो अम्ल से बनता है। ध्यान रखना, उत्तक जो है ये समान आकार के होते हैं, अंग जो है अलग अलग होते हैं। तुझे पाना है मेरी नौकरी। चला, कुछ तो जीवन में करना होगा, ऐसे बैठे बैठे तो काम चलेगा नहीं। कुछ तो करना होगा मेरी जान, ऐसे बैठे बैठे काम चलेगा नहीं। जल्दी बता। एक जानवर द्वारा निस्सारित, देख लो क्वेश्चन कह रहा है मेरी जाने मोहब्बत, एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन एक ही जाति के जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कहता है एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है। एकदम सही बात है। जो कोई भी जानवर अपना फेरोमोन निष्कासित करता है वो एक ही जाति के जानवर पर प्रभाव डालता है। शिकारी जानवर से सुरक्षित, अपने खाद्य के लिए शिकार को आकर्षित करना पड़ेगा। नहीं, आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। देखो, प्रोटीन की कमी से कौन रोग होता है? सबको पता है, जल्दी से बता दो। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है मेरी जान? क्वासियोरकर होता है, सबको पता। रिकेट्स जो होता है, रिकेट्स, ये जो जितना तुम देख रहे हो, ये सब के सब विटामिन की कमी से होता है। और इवन अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन से ही बीमारी के प्रति जो WBC होता है वो इसी से मिलता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता विटामिन देता है। लेकिन एकमात्र रोग है प्रोटीन की कमी से होता है, जो क्वासियोरकर जिसको आप कहते हैं, जिससे आदमी एकदम दुबला पतला हो जाता है। आंसर हो जाएगा क्वासियोरकर। रिकेट्स, बेरी, स्कर्वी, इस सब विटामिन की कमी से होता है। ऐसे भी आपको कहेगा बीमारी किससे होता है तो विटामिन से। नहीं पचता है कौन? नहीं पचता है कौन? विटामिन। नहीं पचता है कौन? विटामिन। आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पाचन के बाद कार्बो, बस चला 5 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। 10 मिनट से में एकदम आपका क्लास कंप्लीट कर देंगे हम। जल्दी से बता दीजिए मेरी जान। हम बार बार कहते हैं, हम अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो हम पढ़ाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। बताओ जल्दी से। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित कर दिया जाता है किस में? कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित कर दिया जाता है ग्लूकोज में। अगर हम लोग भूखे रहते हैं तो शरीर क्या खाता है? तो शरीर खाता है ग्लाइकोजेन। अगर हम लोग भूखे रहते हैं तो शरीर क्या खाता है? ग्लाइकोजेन। एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन से उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से अंग का निर्माण होता है, और अंग से शरीर का निर्माण होता है। और ये जो उत्तक है ये समान होते हैं, और ये जो अंग हैं ये असमान होते हैं। ये अंग जो है ये असमान होते हैं। वसा युक्त अम्ल होगा नहीं, इसका कोई काम नहीं है। देख लो, ग्लाइकोजन, भूखे रहते हैं
तो शरीर खाता है ग्लाइकोजन। ग्लूकोज की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित कर दिया जाता है पाचन के बाद ग्लूकोज में। अमीनो अम्ल, इससे प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है, अंग से शरीर बनता है। अभी ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन कहेगा कि बताइए कौन समान होता है कौन अलग होता है। देखो अंग हमारा अलग अलग है, लेकिन उत्तक जो होता है वो समान होता है। ये एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का चला सवाल है। तुझे पाना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कहता है हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है, जल्दी बता दो। एकदम चला, ऑक्सीजन से अभी तुरंत न बताए हैं, ग्लूकोज जुड़ता है, अमीनो अम्ल के बारे में बता दिए, ग्लाइकोजन के भी बारे में बता दिए, भूखे रहते तो यही खाता है। बंद खानों में दुर्घटना का कारण कौन है? चला बंद खानों में देखो, अब दो क्वेश्चन आपको यहां से पूछेगा, तब तक आंसर बता दो। बंद खानों में अगर कह देगा विस्फोट के कारण, विस्फोट, विस्फोट किसके कारण, तो कहेंगे CH4 प्लस ऑक्सीजन, CH4 प्लस ऑक्सीजन। विस्फोट के कारण, बंद खानों में विस्फोट का कारण है CH4 प्लस ऑक्सीजन। दुर्घटना की अगर बात करेगा